हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग गुड। सर चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स कवर किए थे। आपको मैं नोट्स भेज दिए थे ना, क्लास नोट्स कि नहीं भेजे थे? भेज दिए थे ग्रुप में आपको लास्ट क्लास के नोट्स, तो आया ना? यस सर। ठीक है। वो बचे हुए क्वेश्चन हो गए थे कि डाउट है? सर हो गए थे, एक लास्ट क्वेश्चन में डाउट। लास्ट क्वेश्चन में डाउट था, एक मिनट में देख लेता हूँ कौन सा था लास्ट क्वेश्चन। बाकी लोगों ने अटेम्प्ट किए थे वो बचे हुए क्वेश्चन? ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रैक्टिस सेशन रखा था, टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कुछ अच्छे अच्छे प्रैक्टिस प्रॉब्लम थे वो डिस्कस किए थे। मैंने मैक्सिमम तो डिस्कस कर दिए थे, कुछ 2-3 प्रॉब्लम रह गए थे, आपको होमवर्क के लिए दिए थे। लास्ट वाला जो प्रॉब्लम था उसमें दिया था, इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस इज ऑफ द लेंथ वन, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो याद दिलाना, अपन क्लास के लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? ऐसे भी अपना लास्ट लेक्चर ही तो कोई दिक्कत करेगा। तो वेक्टर कवर करने के बाद ये वाला क्वेश्चन, और जो भी जिसको भी और किसी और में डाउट हो तो वो क्वेश्चन अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कस कर लेंगे। सर एक बार आपने जो टेस्ट दिया था ना सर, उसमें भी डाउट्स हैं। अच्छा, उसमें भी डाउट? अच्छा, उसके आंसर की वापस भूल गया मैं भेजना, उसके पहले मैं आंसर की आपको भेज दूंगा। एक बार पहले अपने आंसर किसी के साथ मैच करना, उसके बाद आप फिर अपने डाउट डिस्कशन क्लियर कर लेना। क्लियर है? यस सर। ओके ओके, ठीक है। चलो एक मिनट बस वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन कर ले, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक सब ज्वाइन कर चुके हैं। करें स्टार्ट नया टॉपिक? बिल्कुल सर। ठीक है, चलो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको कवर कराया था लास्ट क्लास में, काफी वेराइटी ऑफ हमने क्वेश्चन भी उसमें किए थे। आई होप आपको चैप्टर थोड़ा समझ में आया होगा। अब आपका ये काम है कि उसके थोड़े बहुत पीवाईक्यू वगैरह प्रैक्टिस करना। कुछ मैं आपको आज एक असाइनमेंट भी दे दूंगा क्लास के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पे, थोड़ा सा अच्छा असाइनमेंट होगा वो, मिक्स प्रॉब्लम का। उन क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में उसके हम डाउट डिस्कशन वेक्टर के साथ साथ लेते हैं। मतलब वेक्टर अपना चलता रहेगा, वेक्टर का असाइनमेंट आप चलते रहना, और ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस हम साइड बाय साइड करते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है आपका वेक्टर एंड 3D, उसमें जो फर्स्ट पोर्शन है वेक्टर्स। तो ये जो वेक्टर एंड 3D जो कंबाइंड टॉपिक है, वेक्टर्स, अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जेई में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज कवर करता है। मतलब अगर 4 से 5 क्वेश्चन बोलो तो मतलब 16 to 20 मार्क्स। तो अपने आप में बहुत अच्छा हाई वेटेज टॉपिक है। ठीक है, अच्छे से इसको कवर करना है, अच्छे से इसको समझना है। और देखो 3D इतना टफ नहीं, वेक्टर में हल्का बहुत आपका टफनेस लेवल आता है, लेकिन अगर आप अच्छे से हर क्लास को प्रॉपर्ली अटेंड करोगे, असाइनमेंट प्रॉपर्ली टाइम पे करोगे तो चैप्टर टफ नहीं लगेगा। अदरवाइज आपको ये चैप्टर दिक्कत देगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को अजीब लगता है चैप्टर समझने में, एक बार में आता नहीं है। इससे थोड़ी सी आपको अपने एंड पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ऑफकोर्स अपनी एंड से पूरा ट्राई करूंगा कि हर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखूं। बस आपके एंड से ये रहेगा कि आप इसका लेक्चर मिस ना करें, जो भी असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है उसको टाइमली कंप्लीट करें, और अपना जो भी डाउट्स हो उसको क्लास के अगले दिन क्लियर करें। ये आपको ध्यान रखना है वेक्टर के केस में। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर एंड 3D बोथ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर का बेसिक आपको फिजिक्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, हाँ है ना? बोलो। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स में हमको इस चैप्टर में दी गई थी, तो फटाफट उसको मैं रिकॉल करा देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं। जितनी भी चीजें हम देखते हैं, जो भी चीजें हम पढ़ते हैं अब तक, आपने फिजिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे हो गया मास, वेट, हाइट, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाँ है ना? ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो तरह में क्लासिफाई किया गया था, राइट? एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरी कौन सी बोली गई थी? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब क्या? जिसका ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ वेरी गुड मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करे, मतलब जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज योर वेट या फिर व्हाट इज योर मास, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी या फिर व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी, तो आप क्या बोलोगे कि 50 केजी या 60 केजी, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे आप क्या सिर्फ बता रहे हो, मैग्नीट्यूड बता रहे हो, यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब है क्या? No, sir. व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर हाइट, तो आप हाइट भी बताओगे, तो हाइट के बारे में भी आपके बताओगे 160 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर, तो अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है उसको हम स्केलर बोलते हैं। नाउ अनदर वेराइटी जो थी वेक्टर, अब ये ऐसी क्वांटिटी थी जो मैग्नीट्यूड तो ऑफ कोर्स रहेगा इसी, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करे, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलेंगे तो जाके उस क्वांटिटी का अपन डेफिनेशन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल फोर्स, ठीक है, अब फोर्स कैसे, मान लो एग्जांपल ले लेते इसका, फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल की फील्ड है, फुटबॉल एक प्लेयर खेल रहा है, यहाँ पे बॉल है, अपने प्लेयर को यहाँ पे अलग अलग प्लेयर से खड़े हुए, उसकी टीम के भी प्लेयर है, दूसरे प्लेयर पे खड़े हुए, अगर मान लो उसको बॉल किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को पास करनी है, तो यहाँ पे अगर बॉल पास करने के लिए यहाँ पे दो चीजें लगेगी, एक तो डायरेक्शन है ना, और अमाउंट ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी काम करेगा, है ना? Yes, sir. क्योंकि किस मैग्नीट्यूड से उस बॉल को मैं थ्रो करूं, अगर धीरे से थ्रो किया तो वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, ज्यादा तेज भेज दिया तो हो सकता है ऊपर से निकल जाए, तो मुझे प्रॉपर फोर्स के साथ और प्रॉपर डायरेक्शन में अपने प्लेयर को पास करनी होगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड का भी इंपॉर्टेंस है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, बोलो, Vector है ना, quantity. वेक्टर Yes, क्वांटिटी, राइट? Yes, sir. ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिलके बनाए, उन क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। आपने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल पढ़ रखे हैं, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये सब कैसी क्वांटिटी, मेरी वेक्टर क्वांटिटी, है ना? ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. देखो बेसिकली मैथमेटिक्स में हमको करना क्या है, मतलब बेसिकली मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या करना है। देखो अब तक अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे मान लो अपन करते क्या हर बार, जैसे मान लो हम नंबर्स पढ़ते थे, तो नंबर्स पढ़ने के बाद उसका आपने अलजेब्रा देखा, अलजेब्रा इन द सेंस कि आपने उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। फिर आपने एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, तो मैट्रिसेस को देखा, तो मैट्रिसेस को आपने देखा भी मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़े, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने के बाद अगेन उसका अलजेब्रा देखा कि कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करना, कैसे दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, है ना? इसी वे में हम जाते हैं, ठीक है। तो सेम विद द केस ऑफ वेक्टर, के वेक्टर के बारे में हम पहले पढ़ेंगे भाई वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को पढ़ने के बाद भाई इसके टाइप्स ऑफ द वेक्टर क्या होते हैं, कि वेक्टर किस टाइप्स के होते हैं, वो करने के बाद फिर हमको ये देखना है भी कैसे मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं, दैट इज उसका अलजेब्रा, कैसे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, कैसे उनको ऐड करें, इस तरह से हमको चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो ये चैप्टर के बारे में इस तरह से हमको डिटेल जाना, वेक्टर के बारे में हर एक चीज, इसके टाइप्स ऑफ वेक्टर, अलग अलग थ्योरम्स जो जो इंपॉर्टेंट है, उन सबको पढ़ने के बाद, वो सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखने के बाद उसको हम अप्लाई करेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, ठीक है। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पूरे वेक्टर का अपन क्या करेंगे, एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है? Yes, है ना? sir. तो ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी सीरियसनेस को आप ध्यान से समझना और टारगेट करना कि इस चैप्टर के से जो भी क्वेश्चन आएगा, मुझे कोशिश करना अगर 4 से 5 क्वेश्चन आए तो कम से कम 3 क्वेश्चन तुम इसका सही करके हो, ठीक है। और आप कर भी लोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमको क्या क्या देखना, बेसिक ऑफ द वेक्टर, अगेन बेसिक सब डेफिनेशन, इसके टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं, और इसका जो जो भी आप एडिशन, कैसे दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह, कि एक वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, वो सब प्रॉपर्टी हमको इसकी देखनी है। सेक्शन फॉर्मूला, जैसा कि हमने क्लास 10th में पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला 2 पॉइंट है, मान लो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन में एक पॉइंट है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इज द कोलिनियरिटी एंड कोप्लानरिटी, इसको बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं, कि क्या कंडीशंस होगी, क्या थ्योरम है कि 2 वेक्टर 3 वेक्टर कोलिनियर है, या 3 वेक्टर 4 वेक्टर कोप्लानर है, इस तरह से इन पे कंडीशंस हमको बहुत अच्छे समझनी, इनकी क्वेश्चन की वैरायटी अच्छी होती है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे, बेसिकली पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में क्या क्या करना है वो है, आगे अगले 4 से 5 लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसमें हमको ये चीजें पढ़नी, वो आपको मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, प्रोडक्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक हमारा होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इनको प्रोडक्ट को हमको डिटेल में देखना। ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन इस बार आपके सिलेबस से इस टॉपिक को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका हमका हल्का बहुत बेसिक इसका हम पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि इसका यूज 3D में थोड़ा बहुत होगा। एंड लास्ट वेक्टर इक्वेशन, ये मेंस में थोड़ा कम आता है, लेकिन एडवांस का टॉपिक है, तो इसका भी बेसिक थोड़ा देख लेंगे, ताकि बाद में इसका यूज कर सकें। क्लियर है? तो ये पूरे चैप्टर का आपका जिस्ट है, इस पूरे चैप्टर में करना क्या है आपको, क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. इस तरह से पूरे चैप्टर को बहुत प्रॉपर्ली पढ़ना, ये सारे टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसमें आप रट नहीं सकते एक्चुअली, इस चैप्टर किसी को भी नहीं रट सकते, लेकिन ये चैप्टर तो आपको पूरा विजुअलाइज करना है, प्रॉपर हर कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर इसमें कहीं पे भी याद करने गए या रटने गए तो चैप्टर बहुत टफ लगेगा,
ठीक है, अपना आप में ऑफकोर्स ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्चुअली बेसिक प्रॉपर्टीज इसको समझोगे हर चीज को, तो आपको चैप्टर टफ नहीं लगेगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे बेसिक ऑफ द वेक्टर, या हमारा लेक्चर 1 का टारगेट है। इसमें हम देखेंगे वेक्टर के टाइप्स क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ द वेक्टर में डिटेल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ द वेक्टर में, वेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। मतलब मेरे को मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिला के मेरी वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। ठीक है, इसको हम नोटेशन इसका जनरली इस एरो से होता है। ठीक है, एरो बना दिया। एरो की जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसका मैग्नीट्यूड है ना, बोलो। ठीक है, ये एरो का ये जो दिखा रहा है ये इसका डायरेक्शन यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ये इसका क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, एंड इसको क्या बोलते हैं अपन, एंड को, एक को इसको कुछ बोलते हैं, इसका नाम होता है टेल। वेरी गुड, ये हमारी होती है टेल ऑफ द वेक्टर, और ये हमारा क्या होता है, हेड है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जनरली मान लो ये अगर ये कोई पॉइंट है ए से बी, तो इसको आप इस तरह से डिनोट करोगे ए बी वेक्टर, ए बी और इस तरह से एरो, ये आपका ए बी नोटेशन हो गया। और इसका अगर मैग्नीट्यूड डिनोट करना है तो मैग्नीट्यूड आप कैसे डिनोट करोगे, मॉड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। क्लियर है, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या, क्या बात सबको समझ में आती है, बोलो। यस सर। यस सर। आपका वेक्टर हो गया, ये बेसिक नोटेशन है। अब बेसिक मेन इंपॉर्टेंट इनके टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, कि वेक्टर के क्या टाइप्स होते हैं, चलो मैं यहीं पे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं, फिर सारी डेफिनेशन आपको मैं एक ही करके बता दूंगा। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो जो काम की चीजें हैं, सबसे पहले जीरो वेक्टर। एनीवन कोई इसके बारे में कुछ जानता हो, थोड़ा बहुत तो आइडिया बताओ कि जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे। सर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन वगैरह। हाँ, एक बच्चे ने बोला जिसका मैग्नीट्यूड 0, क्या ये बात सही है, बोलो। है ना, जीरो वेक्टर तो वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। सही बात है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, 0 होगा, मतलब कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा, मतलब एक पॉइंट समझ लो। और डायरेक्शन क्या होगी, 0 नहीं, 0 डायरेक्शन को कैसे, सर कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। कोई भी नहीं होगा। कोई भी नहीं, मतलब बेसिकली इसको बोलेंगे डायरेक्शन तो होगी लेकिन नॉट डिफाइंड। बेसिकली डायरेक्शन एक्चुअली जैसे हम बोलेंगे पॉइंट, एक पॉइंट का मैग्नीट्यूड तो 0, लेकिन डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट डायरेक्शन, लेकिन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई पूछता है कि जीरो वेक्टर के बारे में, मतलब ऐसा वेक्टर जो जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 ही है और डायरेक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड, तो फिर इसको पढ़ते हैं क्यों, तो जिसकी डायरेक्शन तो डिफाइन ही नहीं, मैग्नीट्यूड भी 0, तो भाई इसको पढ़ने का रीजन ही क्या है। इसका रीजन ये हुआ था कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपके पास कुछ अलग अलग वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है, एक वेक्टर है सी वेक्टर, दूसरा वेक्टर है डी वेक्टर। इन सब वेक्टर को मान लो मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आंसर भी क्या आना चाहिए, एक वेक्टर ही आना चाहिए। 2 वेक्टर का 3 वेक्टर का एडिशन में आंसर क्या आना चाहिए, वेक्टर। पर कभी कभी क्या होता है, ये इस तरह से ऐड होते हैं कि सारे के सारे का मैग्नीट्यूड क्या आता है, 0। तो 0 को अगर मुझे डिनोट करना, तो मेरे को एक वेक्टर के फॉर्मेट में डिनोट करना पड़ेगा, तो मैं क्या डिनोट करूंगा, 0 वेक्टर। क्या डिनोट करूंगा, एज अ 0 वेक्टर। क्या बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। इसलिए जीरो वेक्टर को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन क्या हो, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके। अब इसको आगे और डिटेल में हम देखेंगे कि कहाँ पे जीरो वेक्टर मेरा आता है। हाँ बोलो, कोई डाउट है किसी को, पूछ लो। नो सर। नो सेकेंड टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर। कोई बताएगा यूनिट वेक्टर के बारे में। सर इसका मैग्नीट्यूड 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। वेरी गुड, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बहुत बढ़िया। और ये वेक्टर का ज्यादा यूज कहाँ पे, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज करता हूँ, कहाँ पे ज्यादा काम आता है। डायरेक्शन में। वेरी गुड, डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन कोई ना कोई होगी सी, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड 1 है, कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो होगी सी, लेकिन जनरली ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम दिमाग में छाप लेना। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर आपको पता करनी, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है, तो हमेशा मैं कौन सा वेक्टर यूज करूंगा, बोलो, यूनिट वेक्टर, है ना। यस सर। पता करने के लिए, ठीक है, तो ये एकदम बहुत सर बट इससे पता चलती कैसे है। हाँ मैं बताता हूँ, वो अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको फिलहाल अभी ये ध्यान रखना, अगर मैं जहां पे भी यूज कर रहा हूँ डायरेक्शन वर्ड कि मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, तो आपके दिमाग में पहला क्या आना चाहिए, यूनिट वेक्टर आना चाहिए, है ना। यस ठीक है, यस सर। अभी इसका आगे एप्लीकेशन में हम दिखाऊंगा आपको मैं कैसे इसका एप्लीकेशन यूनिट वेक्टर का हम डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा और इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मान लो मैंने एक वेक्टर बना दिया ये, ठीक है, इसकी लेंथ है अभी के लिए कुछ मान लेते हैं 3 यूनिट्स। ठीक है, तो ये कोई वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर। ठीक है, अगर मान लो इसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को क्या करूँ, डिवाइड करना पड़ेगा। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। मतलब इसको काई से डिवाइड कर दूं,
3 से मैग्नीट्यूड अगर इसको 3 से डिवाइड कर दे तो एक नया वेक्टर बनेगा बी, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, ए कैप के वेक्टर की डायरेक्शन। मतलब इसी डायरेक्शन में होगा ना, डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा। Yes, sir. F कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट, हाँ है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट Yes, sir. वेक्टर। ठीक है, इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, ए कैप से, हाँ है ना, याद है सबको। Yes, sir. Yes, sir. यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, ए कैप। तो अगर किसी का भी यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. यस Yes, sir. यस बहुत बढ़िया। तो डायरेक्शन बताने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। अब आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो, अगर मान लो मैं अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बात करूं, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये कुछ भी मान लो, इसको वाई मान लो इसको जेड बोल दिया, तो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर हमने एक स्टैंडर्ड माना हुआ है, क्या मानते हैं, किसी को याद है? एक्स I डायरेक्शन, cap. आई कैप, वेरी गुड। एक्स डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है मेरा, आई कैप, आई कैप। है ना, आई कैप, वेरी गुड। अगर मान लो यहाँ पे कोई 3 पॉइंट पे और यहाँ से मुझे ये वेक्टर को डिफाइन करना है, तो इस वेक्टर के बारे में बताओ क्या होगा, ये वेक्टर कैसे लिखोगे, ओ ए 3 वेक्टर, 3 आई कैप। वेरी गुड। तो ओ ए वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, 3 इंटू आई कैप, है ना। Yes, यहाँ पे ये sir. 3 क्या होगा, यस सर। उसका मैग्नीट्यूड, है ना, और ये आई कैप क्या बता रहा है, उसका डायरेक्शन। direct. डायरेक्शन। आई कैप क्या बता रहा है, उसका डायरेक्शन। तो आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मैं ये डायरेक्शन के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर को यूज कर रहा हूँ, है ना। Yes, sir. बोलो, Yes, आई कैप sir. के लिए क्या यूज कर रहा हूँ मैं, यूनिट, मतलब जैसे डायरेक्शन के लिए अपन यूनिट वेक्टर यूज कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड जो भी हो उसको उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 आई कैप। तो वेक्टर वाइज ऐसे ही बनाना है आपको। वेक्टर कैसे कंस्टिट्यूट होगा, उसका मैग्नीट्यूड में उसके डायरेक्शन को क्या कर देंगे अपन, प्रोडक्ट, है ना। और डायरेक्शन कैसे Yes, sir. निकालेंगे, Yes, बाय sir. यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कैसे निकालना है, यूनिट वेक्टर से। क्या बात समझ में आती है, Yes, sir. यस सर। ये रे, तो बस। और अच्छा, जे कैप, वाई डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर को क्या बोलते थे, J cap. J cap. जे जे कैप। कैप। ये मेरे मुंह से निकल गया था, जे कैप, वेरी गुड। ठीक है, और जेड वाला K K cap. cap. ये K क्या, cap. आई थिंक, चलो ये बेसिक सबको याद है, मेरे को बस ये देखना था कि याद है कि नहीं याद है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया आपका यूनिट वेक्टर का, मैंने समझा दिया। और भी टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं। एक होता था को इनिशियल वेक्टर, ये नाम से क्लियर है, कोई बता सकता है इसका मतलब, को इनिशियल वेक्टर? उनका same जिसके इनिशियल पॉइंट होते हैं। वेरी गुड, जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो। बस इनको बच्चों बस नाम से ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में अगर इनका वर्ड यूज होता है तो नाम से क्लियरिटी थोड़ी बतानी चाहिए। जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो ऐसे वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। एग्जांपल ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इन सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वो इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। क्या बात क्लियर? Yes, sir. बिल्कुल Yes, सर। sir. एक होता था मोस्ट इंपोर्टेंट, जो जनरली आप देखोगे बार बार, पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर, ये कोलिनियर वर्ड तो पहले भी सुना होगा, Yes, sir. Yes. है ना। Yes, sir. हाँ, कोलिनियर अपन ने कहाँ पे यूज किया था, स्ट्रेट लाइन के केस में या फिर पॉइंट्स के केस में। अगर मान लो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ये 4 पॉइंट्स है, क्या ये 4 पॉइंट कोलिनियर है? Yes, sir. हाँ, तो क्यों पॉइंट Yes, कोलिनियर, sir. क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट एक लाइन के पे लाई कर रहे हैं, Yes, है ना। sir. अगर ये 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितने पॉइंट है, अगर वो सब एक लाइन पे लाई करते तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलते थे। ये पहले हमने यूज करा था। अब वेक्टर के केस में कोलिनियर पैरेलल का मतलब क्या होगा, कि मान लो कोई एक मैंने लाइन बना दी, एक रेफरेंस लाइन है, ये मान लो कोई मेरी लाइन है, रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल जितने भी मैं वेक्टर बनाऊंगा, मान लो एक वेक्टर ये बना दिया, ठीक है, इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल जितने भी वेक्टर होंगे वो सब आपस में, अगर वो इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल है तो वो सारे वेक्टर आपस में क्या होंगे, कोलिनियर या पैरेलल। वो सब वेक्टर आपस में क्या होंगे, कोलिनियर या पैरेलल। मैग्नीट्यूड उसका कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन या तो इस साइड होगी या फिर इस साइड होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आप जो 3 वेक्टर मैंने बनाए जो इस लाइन के पैरेलल है, ये तीनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, बोलो, Collinear. कोलिनियर है या फिर पैरेलल, कोलिनियर। अच्छा, क्या डायरेक्शन सेम होना जरूरी है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. अपोजिट भी हो सकती है, अपोजिट Yes, भी sir. हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं बोलता हूँ ए Yes, वेक्टर sir. एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर या फिर पैरेलल, कभी कभी कोलिनियर वर्ड यूज कर लेंगे या फिर पैरेलल वर्ड यूज करेंगे, तो मुझे ये बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? Easy हो गया sir. Zero और 0 या 180. 180। 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। 180 भी हो सकता है, फिर 0 भी हो सकता है। अगर डायरेक्शन सेम हुई तो 0 डिग्री, और डायरेक्शन 0 डिग्री, अपोजिट हुई तो 180. ये बात समझ में आती है? ठीक है। Yes. और इसी के 2 टाइप इन्होंने डिफाइन किए, एक होता था लाइक वेक्टर्स और एक होता था अनलाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर किसको बोलेंगे? Same direction. Same magnitude. वेरी गुड।
जिनका डायरेक्शन क्या हो सेम, मैग्नीट्यूड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सेम, और अनलाइक वेक्टर जिनका डायरेक्शन क्या हो डिफरेंट अपोजिट, डिफरेंट नहीं, अपोजिट क्या हो, अपोजिट हो, डिफरेंट तो नहीं, पैरेलल। अगर ये बोलूं क्या ये अनलाइक वेक्टर है, No, sir. नहीं, नो सर डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट है। पैरेलल वेक्टर का ही टाइप है, अगर सेम डायरेक्शन पैरेलल, ऐसे पैरेलल वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो तो उसको बोलेंगे अपन लाइक वेक्टर, ऐसे पैरेलल वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, इसके Yes, डेफिनेशन yes, सारी मैं अभी क्लियर दिखा दूंगा आपको, बस अभी एक बार अपन एक्सप्लेन समझ लेते हैं एक एक चीज को, फिर इनकी डेफिनेशन को भी डिटेल में अपन देखेंगे। तो ये हो गया मेरा कोइनिशियल वेक्टर, ये हो गया मेरा पैरेलल या फिर लाइक वेक्टर। इसके अलावा भी और भी नाम होते हैं जो कभी कभी बुक्स में यूज होते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिटेल देख लेते हैं। एक पेज ऐड कर देता हूँ आपको, ठीक है। एक नाम और जनरली आप देखोगे, लोकलाइज्ड वेक्टर एंड फ्री वेक्टर, ठीक है। एक नाम और आप देखोगे, लोकलाइज्ड या एंड फ्री वेक्टर, ये दो तरह के वेक्टर और होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसे वेक्टर जो जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो फिक्स, मान लो यहां से स्टार्ट होगा और कहीं पे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या हो फिक्स हो, और उसका नेमिंग भी मानो कर दिया मैंने कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी, और इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट मेरा क्या है, फिक्स है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलूंगा मैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। और फ्री वेक्टर मतलब जिसको मैं पैरेलली कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकूं, ठीक है। मान लो एक वेक्टर ये रहा, अब इसका मैग्नीट्यूड सेम रखा, डायरेक्शन सेम रखा, इसको उठा के मान लो नहीं यहाँ रख दिया, क्या वेक्टर में कुछ चेंज हुआ क्या? No, ये तीनों No, वेक्टर sir. है, इन तीनों को No, देखो sir. ध्यान से। अगर इनकी लेंथ मान लो मैंने 2 यूनिट्स रखी, इसकी भी 2 यूनिट रखी, इसकी भी 2 यूनिट, और डायरेक्शन सेम रखा, तो क्या ये तीनों वेक्टर सेम बोल सकता हूं मैं? yes, sir. है ना, ये तीनों के तीनों Yes, वेक्टर। अगर yes, अगर किसी वेक्टर कैसे बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की मदद से। अगर मैग्नीट्यूड सेम रख रहा हूँ, डायरेक्शन भी सेम रख रहा हूँ, बस अलग अलग जगह पे, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर भी तो आपस में सेम होंगे, है ना, राइट। तो ऐसे Yes, वेक्टर sir. जो जिनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट को फिक्स नहीं है, जो कहाँ पे मतलब बेसिकली यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, तो ऐसे वेक्टर्स कैसे होंगे मेरे, फ्री वेक्टर्स। क्या होंगे, फ्री वेक्टर। तो आपने ये वर्ड सुना भी होगा कि वेक्टर कैन बी पैरेलली डिस्प्लेस, है ना, Yes. yes sir. वेक्टर कैन बी Yes, sir. डिस्प्लेस, Yes, sir. पैरेलल मतलब मैं वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकता हूँ, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकता हूँ, प्रोवाइडेड उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली, कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली, है ना, प्रोवाइडेड Yes, उसका sir. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो। अगर मान लो मेरा ये हो गया कि अगर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट फिक्स है, तो ऐसे वेक्टर मेरे क्या होंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। ऐसे वेक्टर मेरे क्या होंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। क्लियर है? yes sir. ओके, Yes, बहुत बढ़िया। sir. चलो आगे देखते हैं और डिटेल। देखो ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बुक की भी, जो रेफरेंस बुक की वहाँ की डेफिनेशन भी यहाँ पे दे दी है, आप घर पे इनको पढ़ लेना। ये जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, इन डेफिनेशन से और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन पूरा मैंने दे दिया है। वो इनिशियल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर भी एक ही होता है, अंतर कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल होना चाहिए। जैसे मान लो इसकी यूनिट है 3 यूनिट का, तो इसकी सेम डायरेक्शन में अगर 1/3 मैग्नीट्यूड का मैं वेक्टर लूं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल वेक्टर। ठीक है, बहुत कम ही यूज होता है। क्लियर है? लाइक Yes, वेक्टर sir. एंड अनलाइक वेक्टर हमने समझ लिया, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर भी हमने समझ लिया। क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. sir. चलो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल एक दो चीजें और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बस अभी एक्चुअली स्टार्टिंग है, तो ध्यान से बस इनकी टर्मिनोलॉजी समझते रहना है। टर्मिनोलॉजी एज अ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन में बस यूज होगी तो आपको पता होना चाहिए। अगर वर्ड यूज हो रहा है कोलिनियर वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, तो आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताना कि मान लो कोई एक वेक्टर ए है जिसको मैं बना रहा हूं इस तरह से। ठीक है, अब इस वेक्टर में मान लो मैं किसी से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर कोई स्केलर, ये 3 क्या एक स्केलर है ना, एक yes sir. Yes, स्केलर sir. से अगर मैं इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, और डायरेक्शन क्या होगी, same ही रहेगी. सेम रहेगा। Same. डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड बस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, है ना। क्या बात Yes. समझ में आती है? पहले Yes, अगर मैग्नीट्यूड yes, मान लो a यूनिट था, अब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3a। क्लियर है सबको? डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। ओके, अब इसी में अगर मान लो मैं Yes, -2 से sir. मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बताओ अब क्या होता, डायरेक्शन रिवर्स हो Direction जाती reverse है हो और जाएगी. मैग्नीट्यूड भी डबल जाता है। मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाता, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती बेटा, रिवर्स। बहुत बढ़िया, मैग्नीट्यूड तो ट्वाइस हो Reverse. जाता, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती, रिवर्स। क्या है बात सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. बिल्कुल बहुत बढ़िया। सर। अब देखो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर देखते हैं। ये मान लो मेरा ए वेक्टर है,
ये मान लो मेरा बी वेक्टर है और ये मान लो मेरा सी वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर तो ठीक है, तो बी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ए वेक्टर है ना, और सी वेक्टर मेरा क्या है -2 टाइम्स ए वेक्टर। क्या बात -2 टाइम्स है। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर एंड कोप्लेनर, क्या सही है कि गलत है? कोलिनियर बी वेक्टर सी वेक्टर आर सही है सर। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, क्या ये सही है कि गलत है? सही है सर। सही है सर। बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट डेवलप करा है कि देखो अगर बी वेक्टर और ए वेक्टर मेरे क्या बताया मैंने, कोलिनियर और पहले, तो बी को मैं कैसे लिखूं 3 टाइम्स से, सी और ए मेरा कोलिनियर कोप्लेनर, तो सी को मैं कैसे लिखूं -2 टाइम्स से। तो यहाँ से एक रिजल्ट और एक थ्योरम क्या डेवलप हुई है, ध्यान से समझना कि इफ सपोज मैं कुछ भी नाम देता हूं, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर कोलिनियर और कोप्लेनर और कोलिनियर और पैरेलल, तो इन दोनों में आपस में अगर रिलेशन डेवलप करना तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, एक वेक्टर को मैं दूसरे का स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूं। मतलब पी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं कोई भी स्केलर टाइम्स क्यू वेक्टर, मतलब मान लो स्केलर लैम्डा ले लिया क्यू वेक्टर, तो पी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स क्यू वेक्टर। पी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स क्यू वेक्टर वेयर लैम्डा इज अ स्केलर, वेयर लैम्डा क्या है, एक स्केलर है। क्या बात समझ में आती है क्यों हो रहा है सब? Yes. ठीक है, ये थ्योरम है, आपको ध्यान रखना। अगली क्लास में फिर इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन अभी के ध्यान भी रखना कि अगर मान लो पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर कोलिनियर है कोप्लेनर है, तो एक वेक्टर को मैं लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख सकता हूं। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो कभी भी अगर ये यूज होगा तो कहीं ना कहीं मैं इसको यूज करूंगा बार बार, और आपको यह याद होना चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है, रटना नहीं है, समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है आपको, इसका ये प्रूफ समझाया मैंने ऊपर, है ना, कि अगर दो वेक्टर मेरे कोलिनियर या कोप्लेनर है, कोलिनियर या पैरेलल है, तो एक वेक्टर को मैं दूसरे का स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखता हूं। मतलब पी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स क्यू वेक्टर। बहुत अच्छे से इसको याद रखना, बार बार इसका हम आगे जाके यूज करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये था मेरा थोड़ा सा कोलिनियरिटी के बारे में कि कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके लिए हमें ये वाला रिजल्ट ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब वेक्टर को थोड़ा स्पेस में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 2 डायमेंशन, जो 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो, कुछ भी हो, मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, मेरी वाई एक्सिस और ये कोई जेड एक्सिस होगी। अभी फिलहाल 2 डायमेंशन की समझते हैं। तो अगर 2 डायमेंशन में पॉइंट को मुझे वेक्टर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो मान लो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट यूज अज्यूम कर लेता हूँ P, इसका कोऑर्डिनेट है a, P, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इसके पहले वेक्टर एडिशन समझते हैं, फिर अपन देखते हैं इसको। पहले एडिशन कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसको मैं वापस इंट्रोड्यूस करूँ। एडिशंस ऑफ वेक्टर्स। अब 2 वेक्टर को अगर मुझे ऐड करना है तो कैसे ऐड किए जाए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। नॉर्मली तो मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक वेक्टर ए ले लिया मैंने, आपको पता ही है कि उसका अगर एक्स के डायरेक्शन और वाई के डायरेक्शन में वेक्टर को इस फॉर्मेट में लिखते हैं 3ik + 4jk, आया ना? यस Yes, sir. यस देखा है? अच्छा, इसका मतलब क्या, क्या इसको प्लॉट कर सकते हो? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहाँ पे होगा? Yes, sir. आई में Yes, 3 sir. यूनिट्स और 3 और आई में 3 और सर वाई में 4। वेरी गुड। एक्स के डायरेक्शन में कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। और वाई के डायरेक्शन में कितना जाना है? 4 यूनिट। तो वाई के डायरेक्शन में अगर मैं 4 चल जाऊंगा, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट मेरा क्या है, वेक्टर ए होगा। Yes. अब पॉइंट थोड़ी हो सकता है Yes. वेक्टर, तो एक नहीं, वेक्टर तो पॉइंट थोड़ी होगा, ये कोई ना कोई मतलब। हाँ, इसको कैसे डिनोट करूं मैं, इस पॉइंट, इसको वेक्टर के फॉर्मेट ए वेक्टर कैसे बनूं, बताओ बताओ। ये ए वेक्टर यहाँ पे प्लेन में कैसे डिनोट करूं मैं? 3ik + 4jk। क्या ये ऐसा होगा? पी वेक्टर तक एक लाइन बना दो। हाँ, वेरी गुड। ओरिजिन से अगर इसको अपन ज्वाइन कर दें, ठीक है, ओरिजिन से इस ओरिजिन मेरा क्या हो गया, एक तरह का रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन क्या हो गया मेरा, रेफरेंस पॉइंट। तो इस रेफरेंस पॉइंट को मैं पॉइंट पी से ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा ए वेक्टर हो जाएगा। क्या बात सबको समझ में आती है? यस ठीक है। Yes. और इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन मतलब बेसिकली किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करने के लिए जिस वेक्टर का मैं यूज करता हूं वो मेरा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ 3ik + 4jk, इसका मतलब क्या है कि x के डायरेक्शन में 3 यूनिट और y के डायरेक्शन में 4 यूनिट, उससे जो पॉइंट मिल रहा है उसका पोजीशन वेक्टर मेरा ए वेक्टर डिनोट कर रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस है ना? यस सर। आ रही समझ में सबको? यस सर। ठीक है। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा एक और। तो मान लो यहाँ पे मैंने ये वेक्टर ले लिया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये 2 है, ये मान लो वेक्टर बी है। तो बताइए बी वेक्टर क्या है? 4i + 4i + 2j। 4i कैप + 2j कैप
ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4i कैप प्लस 2j कैप, 2j cap. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो, आपने मुझे ये बताओ, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट सीखा फिजिक्स में? Law of आई वाले आई में होंगे, जे वाले जे में होंगे। हाँ नहीं, वो तो समझ गया, वो तो चलो बेसिक एडिशन है। कोई ज्योमेट्रिकल तरीका है ऐड करने का? जैसे मान लो, Sir, law of vector addition. एक मिनट, एक हाँ, वो मुझे बताना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर मैंने बी वेक्टर भी बना देता हूँ कहीं और पे, मान लो यहाँ पे बना दिया बी वेक्टर, ठीक है। अभी इसके बारे में मुझे सिर्फ ये डायग्राम दिया हुआ है, ये मुझे बताया नहीं भाई कितना आई के पे कितना जे के पे, वो मुझे बोला कि इन दोनों को ऐड करो। मतलब बेसिकली ऐड करने के बाद जो नया वेक्टर बनेगा वो सी वेक्टर कैसा दिखेगा, ज्योमेट्रिकली कैसा दिखेगा, वो मुझे बताना है। तो कैसे करेंगे? तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन काम आ जाता है। क्या होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? हाँ बताओ सर, आपको क्वेश्चन समझ में? एक मिनट, दूसरी की टेल से जोड़ना है। हाँ, मैं आपको सबको क्वेश्चन समझ में आया? मेरे पास एक वेक्टर ए ऐसा दिया हुआ था डायग्रामेटिकली ज्योमेट्रिकली, दूसरा वेक्टर बी ऐसा दिया हुआ था। मुझे ये पता करना है अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कोई ना कोई वेक्टर मिलेगा, है ना? Yes, sir. बोलो, ऐड करने पे कोई ना कोई क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा। वो नया वेक्टर कैसा दिखेगा, उसका मैग्नीट्यूड मतलब वो कितनी उसकी लेंथ होगी, क्या उसका डायरेक्शन होगा, तो ये कैसे पता करूं ज्योमेट्रिकली? बोलो हाँ, अब बोलो कैसे पता करें? क्वेश्चन सबको समझ में आया ना बच्चों? बोलो पहले, ये सबको समझ में तो आ रहा है ना लेक्चर? सर ए की टेल को बी की टेल बी की टेल के साथ जोड़ दो। एक ए की टेल को बी की टेल के साथ जोड़ो। एक बच्चा बोल रहा है सर ए की टेल को बी की टेल के साथ जोड़ो। ठीक है, जोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए बना दिया, अब इसकी बी की टेल को इसकी टेल की से टेल मैच करना है, तो यहाँ पे मैंने बी बना दिया। ठीक है, हाँ, अब क्या करूं? अब कैसे निकाले? अब रिजल्टेंट वेक्टर बनाओ सर इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब सर बी ए से पॉइंट कर रहा हो बी की तरफ, ए से बी की तरफ। ये सिर्फ बी की टेल और ए का हेड ज्वाइन कर दो। अच्छा, क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर है क्या मेरा? बोलो। यस यस सर। चलो, एक ही आंसर आ रहा है और तरीका से। सेकंड, इसके अलावा किसी का आंसर कुछ और है क्या? सर बी की टेल को ए के सर, हेड से जो- जोड़ दो। अच्छा, एक मिनट, Yes, एक एक sir, मैं करके यही एक करके सब अपना एक्सप्लेनेशन देना। आपको मैं ये बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, फिर इसमें क्या गलती हो रही है, फिर सही है तो सही है और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, चलो। सेकंड, एक बच्चा बोल रहा है कि एक मिनट पहले इसको मैं बता देता हूँ। ए वेक्टर मैंने बना दिया, हाँ, आप बताओ क्या करूँ बी वेक्टर का? इसकी टेल को ए के हेड से ज्वाइन कर दो। बी की टेल को ए के हेड से ज्वाइन कर दो। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर ऐसे ज्वाइन करो, ये बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट ए और बी से एक रिजल्टेंट आएगा। तो कहाँ पे बनो? इधर बीच में से बनो, ऐसे नीचे बनो, साइड बनो, कहाँ पे बनो? बीच में से सर ए पे टेल और दूसरी साइड में। मुझे सर इतना तो बता ए दो पे टेल हाँ। और बी पे हेड। ए की टेल और बी की हेड। अच्छा, ए की टेल Yes, और बी की हेड को ज्वाइन कर देते हैं, और एरो किधर रखो? इधर बी की तरफ के ए की तरफ? सर बी की तरफ है। बी की तरफ। बी की तरफ। तो एक आंसर ये आ रहा है, सेकंड आंसर ये आया। इसके अलावा और किसी का आंसर है कुछ? बोलो। नो सर, यही है। अच्छा, अब 1 और 2 में कौन सा सही है? सर सेकंड। सेकंड वाला। हाँ, Two, सेकंड वाला सही है, second. फर्स्ट वाला गलत है। बहुत बड़ा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही क्यों होता है? सर लाइन में वेक्टर एडिशन सर नहीं, फॉर्मूला लगा triangle law of सकते हैं। vector है। मैं तो पूछ रहा हूँ इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है कि भाई ये इसका रिजल्टेंट सर- भी होता है? सर A ये plus B प्रूव करने पे किया ये गया है। था। हाँ, कैसे प्रूव किया गया था? ओके कैसे प्रूव करोगे आप इसको? कि आपने बता दिया कि सर ऐसे बना दो, इसको बी को इधर ज्वाइन कर दो, आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपका ये सी आपका रिजल्टेंट आएगा। ये आपने सही बताया, आपने सही पढ़ा बिल्कुल कि हाँ ये आपका सही तरीका। लेकिन ऐसा ही क्यों होता है कि इसको ज्वाइन करने पे इसका रिजल्टेंट मिल जाता है? इसके पीछे का कारण क्या है, ये पूछ रहा हूँ। कोई कारण सिखाया गया क्या कि अपन ऐसा क्यों करते हैं? बता। एनीवन? ठीक है, चलो, ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं, फिर मैं आपको सिखाता हूँ ऐसा क्यों होता है। सीखोगे कि डायरेक्ट बता दे? सीखेंगे कारण। सीखेंगे। हाँ, कोई पूछे कल से भाई ऐसे क्यों होता है तो आपको पता होना चाहिए ना इसका कारण, कि भाई ऐसा ही हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? कुछ ज्यादा बड़ा रीजन नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो देखते हैं इसके पीछे क्या होता है।
तो देखो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सबसे आसान, देखो 2-3 तरीके होते हैं इसको प्रूव करने के, लेकिन सबसे आसान जो मुझे लगा अपन वो ट्राई करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिकली इसको मैं प्रूव करना था, तो मैं कोई मान लो ए वेक्टर मान रहा हूँ, कुछ भी अपन अज्यूम कर लो, आपकी जो मर्जी हो। फॉर एग्जांपल अपन अज्यूम कर लेते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप, एक वेक्टर ए अज्यूम मैंने ये कर लिया, ठीक है। बी वेक्टर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कोई भी एक अपना मर्जी का 5i कैप प्लस j कैप, क्लियर है, रैंडम कोई मैंने अज्यूम कर लिया। अच्छा आपको इसका एडिशन तो करना आता ही था, इनका एडिशन बताओ क्या आएगा एल्जेब्रिकली? 7i plus 5j 7i plus 5j, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? नो नो सर सर। no ठीक sir है। अब देखो ज्योमेट्रिकली इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ कि क्या होता है एक्चुअली में। अब इनको हम प्लॉट कर रहे हैं अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो देखो ध्यान से, ठीक है। तो x के ए वेक्टर को अगर मुझे प्लॉट करना है, ये मेरे एक्स एक्सिस हो गई, मान लो ये y एक्सिस है, तो ए वेक्टर को प्लॉट करने के लिए x में पहले इसमें यहाँ पे नंबरिंग लग देते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बनेगा मुझसे, स्केलिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, तो एडजस्टेबल है वो। तो आप ध्यान, आप घर पे इसको ट्राई करोगे तो आपको पेंसिल स्केल से बनाना तो एकदम एग्जैक्ट प्रूफ आएगा आपके पास। यहाँ पे मान लो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो वेक्टर ए को मैं पहले बना देता हूँ, वेक्टर ए मेरा कहाँ पे 2,4 पे है ना, बोलो, बिल्कुल सर ठीक है। तो ये मेरा वेक्टर ए हो जाएगा इस पॉइंट पे, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा। अभी अपन ने सीखा पोजीशन वेक्टर ऐसे बनाते हैं हम, तो ये मेरा वेक्टर ए हो गया, ये मेरा क्या हो गया वेक्टर ए। अब मैं बना देता हूँ वेक्टर बी, वेक्टर बी बताओ क्या है? 5,1 5,1 यहीं पे कहीं आएगा, यस तो ये सर मेरा वेक्टर बी हो गया, ये मेरा क्या हो गया वेक्टर बी। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। yes sir अब इनका जो रिजल्टेंट अपन ने निकाला ए प्लस बी को ऐड कर, इसको मान लो अपन ने नाम दिया सी वेक्टर, तो सी कहाँ पे आएगा? इसको नाम दीजिए मान लो सी वेक्टर, ये कहाँ पे आ रहा है बोलो? 7,5 7,5 पे, तो यहाँ पे 6 और 7 दो बना देते हैं, और 7,5 यहाँ पे आएगा कोई पॉइंट, ये बच्चों आया ना? यस सर। yes sir इसको अपन ओरिजिन से अपन ज्वाइन कर देंगे, तो ये मेरा क्या आया बच्चों? रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर आया ना? resultant vector क्या बात समझ में आती है? यस सर। तो ज्योमेट्रिकली ऐसा दिखा। अब उन्होंने क्या किया, अब इसमें से देखना ध्यान से, इसके बाद उन्होंने क्या किया, अच्छा ये आया, फिर उन्होंने बोला एक काम करते हैं इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये मान लो ओ हो गया, ये ए हो गया, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। इन सब जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया, आप घर पे ट्राई करना एक बार, तो जब को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर मिला, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल था? parallelogram लग रहा है हाँ, ये जो ओ ए बी सी जो क्वाड्रिलेटरल बना, ये क्या था? एक तरह का पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये क्या बना था ज्योमेट्रिकली? आप घर पे जाके इस पे ट्राई करना, ये क्या मिलेगा? पैरेललोग्राम मिलेगा। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? जिसके अपोजिट साइड्स क्या opposite हो? sides equal पैरेलल एंड इक्वल, है ना? जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल एंड इक्वल। क्या बात समझ में आती है? यस सर। Yes, यहाँ से हमने क्या देखा, बेसिकली देखो आपका ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, तो उसके जो बीच में से जो डायगोनल आ रहा है, वो डायगोनल आपका क्या बता रहा है? उन दोनों का रिजल्टेंट। वो डायगोनल आपका क्या बता रहा है? उन दोनों का रिजल्टेंट। ज्योमेट्रिकली समझ में आया? ठीक है। तो अगर मान लो अब मुझे कोई बोलता है कि ठीक है ये मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, अब कोई बी वेक्टर एक और है, मान लो बी वेक्टर, मान लो कुछ भी बना लो, ये आपको बी वेक्टर है। अब इनका रिजल्टेंट आपको बनाना है। क्या रिजल्टेंट बनाना, कैसे बनाओगे? अगेन क्या करोगे? इससे पैरेललोग्राम बना पहले देंगे, a vector बनाओ पैरेललोग्राम बना दो ना, कुछ भी, दोनों की टेल मैच है। सबसे पहले तो देखो दोनों की टेल मैच है कि नहीं, इससे पैरेललोग्राम बना दिया, है ना? देखो ध्यान से, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इससे मैंने पैरेललोग्राम बना दिया दोनों की। इसके अपोजिट उतनी लेंथ का एक लाइन खींचेंगे, इसके अपोजिट इतनी लेंथ की एक लाइन खींचेंगे, तो पैरेललोग्राम बन गया। अब इस डायगोनल को अगर आप ज्वाइन कर दोगे, तो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या ज्योमेट्रिकली समझ में आया? और ये प्रूफ है इसका, ये अपन ने कोई भी एक रैंडम एग्जांपल लेके प्रूफ किया। आ रहा है समझ में? Yes, sir. yes अब आपको sir मैं ट्रायंगल लॉ प्रूफ कर दूंगा। ट्रायंगल लॉ कैसे है, देखो ध्यान से, इसी से ट्रायंगल लॉ बना। ये आपका क्या था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपका क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वापस सुनो ध्यान से, अगर दोनों वेक्टर की टेल को अगर मैं मैच करूं, दोनों वेक्टर की मैं टेल को मैच करूं, उससे जो पैरेललोग्राम बनेगा, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा? उन दोनों का रिजल्टेंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? उन दोनों का रिजल्टेंट। क्या बात समझ में आती है सबको? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो फटाफट इसको देख लेते हैं। ये मान लो मेरा ए वेक्टर है, ये कोई भी मेरा मान लो बी वेक्टर है,
और दोनों की टेल अगर मेरी मैच हो रही है तो इन दोनों वेक्टर से जो मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा उस पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होगा वो डायगोनल मेरा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो डायगोनल मेरा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा क्या ये जरूरी है 45 डिग्री पे मतलब दोनों की बाइसेक्ट करे? नो सर। एंगल कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं बाइसेक्ट करे। क्लियर है? एंगल ऐसा जरूरी नहीं कि बाइसेक्ट पे जाए। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ध्यान से, अच्छा ये वेक्टर मेरा बी वेक्टर है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है? सेम होती है ना? Yes, sir. तो अगर ये लेंथ सेम है और ये डायरेक्शन भी अगर ये मेरे और ये पैरेलल भी है, पैरेलल भी, तो क्या इसको भी अपन बी वेक्टर बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. बिल्कुल सर। है ना? अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? बी वेक्टर। तो इसी ये देखो, इसका अगर मैं इस ट्राइंगल को अगर मैं अलग कर दूं तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है। ये ए वेक्टर था, ठीक है, ये मेरा बी वेक्टर आया ना? बोलो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो इनका रिजल्टेंट कैसा दिख रहा है आपको? ये वाला रिजल्टेंट इनका ए प्लस बी कैसा दिखेगा? ए से बी की तरफ आया ना? ये मेरा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और यही आपका क्या था जो आपने पढ़ा था? ट्राइंगल Resultant. Triangle law of vector addition. लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Tradition. यही आपका क्या था? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। है ना? Yes, sir. तो आपको कैसे Yes, sir. आपको याद कैसे रखना है? ए और बी की तरफ गए, जैसे ए से बी की तरफ, फिर आपको उसी डायरेक्शन में ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन जाना है। कैसे जाना है? अपोजिट। देखो ए से गए, ऐसे गए, फिर नीचे की जगह क्या जाना है? अपोजिट जाना है। तो अपोजिट जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ए प्लस। ये याद रखने का तरीका है ना? बोलो। Yes, sir. Yes. जैसे मान लो एक ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा? जैसे मान लो पॉइंट ए बी सी, तो ए से सी की तरफ कि सी से ए की तरफ? A से C की तरफ। हाँ वेरी A गुड। से C. ऐसे ए से बी गए, बी से सी गए, अब मुझे कैसे जाना पड़ेगा? ए से सी। तो ये जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या बात सबको समझ में आती है? ट्राइंगल लॉ, Yes, yes, sir. ठीक है, अच्छे से याद हो गया। अच्छा एक रैंडम एग्जांपल बनाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया, इसको नाम दे दिया मान लो पी वेक्टर, इसको नाम दे दिया मान लो क्यू वेक्टर, इसको नाम दे दिया मान लो आर वेक्टर। मुझे ये बताओ इन तीनों में रिलेशन क्या है? कौन रिजल्टेंट है पी क्यू आर में? ध्यान से देख के बताओ, ध्यान से देख के बताओ। Sir, P vector resultant है Q plus R equal to P. हाँ बाकी लोग देखो एक बार, क्या ये सही बताया कि गलत है? सही बताया। सही Yes, बताया? sir. P vector. देखो कैसे पहचानेंगे? देखो क्यू ऐसा जा रहा है, आर ऐसा जा रहा है, और फिर देखो ये अपोजिट हो गया, तो मतलब रिजल्टेंट कौन है? पी वेक्टर है ना? P vector. Yes sir. Sir. अब डायग्राम देख के पहचान लोगे ना कौन रिजल्टेंट है? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक और ट्राई कर लो, चलो। कौन रिजल्टेंट है बताओ? C C vector. vector. वेरी C गुड। vector. सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपका हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या ये दोनों बात क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसमें एक एप्लीकेशन हो जाती है कि अगर मान लो मैं सब्सट्रैक्ट करता तो क्या मिलता मुझे, ठीक है। तो यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे एक बच्चे ने ये पूछा कि सर आपने तो ये तो बता दिया कि ए प्लस बी आपका ये वाला डायगोनल डिनोट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो सी वेक्टर है ये मेरा डिनोट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। किसी ने पूछा सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या डिनोट करेगा? किसी को पता है क्या डिनोट करेगा? क्या अगर मान लो इस डायग्राम में मुझे रिप्रेजेंट करना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये भी कोई ना कोई वेक्टर होगा, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो ये इस डायग्राम में कहां पे होगा, किस तरह से होगा, ये मुझे पता करना। चलो इसको भी हम डिराइव करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। देखो ध्यान से, अभी अपन ने सीखा कि मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, फिर एक अपने देखा इसमें कहीं ना कहीं अपन मान लो बी वेक्टर बना देते हैं, ये बी वेक्टर है। इससे जो पैरेललोग्राम बना वो मेरा पैरेललोग्राम का डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मुझे सब्सट्रैक्शन के बारे में सोचना है, तो ध्यान से देखना। पैरेललोग्राम मैंने बना दिया यहाँ पे, मुझे क्या पता करना है? ए माइनस बी। ध्यान से समझना, मेरा टारगेट क्या है? मुझे ये पता करना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मेरा वेक्टर कैसा दिखेगा, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. तो इसको अच्छा मैंने अभी वेक्टर एडिशन सीखा है, इसको एडिशन के टर्म्स में ब्रेक करने के लिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, A ए वेक्टर plus प्लस minus B. माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। लिख सकते हैं क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बेसिकली मुझे मेरा करना क्या है? ए वेक्टर में माइनस वाला बी वेक्टर क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, हाँ है ना? Add करना। अब ए Yes, वेक्टर sir. तो है मेरे पास, माइनस बी कैसे बनो? Opposite कर दो B vector। अपोजिट करते हैं। Direction। डायरेक्शन क्या करते हैं? अपोजिट करते हैं, Yes है sir. ना? तो ये मैग्नीट्यूड तो वही रखा है, डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो ये ब्लू वाला वेक्टर मेरा कौन सा हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा क्या? Yes, है ना? sir. Yes, अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है, इन दोनों का मुझे क्या करना है? वेक्टर एडिशन करना है। तो वेक्टर एडिशन करने के लिए अगर ट्राइंगल लॉ को यूज करना है तो ट्राइंगल लॉ तो कैसे बनाएंगे? यहाँ से ये बन, अब यहाँ से टेल से मैच करना है तो वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस हम कर सकते हैं,
Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. इस माइनस बी का क्या करें, नीचे लेके आ जाए, Yes, sir. Yes, sir. है ना, ताकि इसके हेड से इसकी टेल मैच हो जाए। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस बी, बोलो, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें अगर Yes, sir. अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, मान लो ये पॉइंट, इसका नेमिंग कर देता हूँ, मान लो चलो ए बी सी डी, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो किनको, मान लो ये ई है, तो किस किसको मैं आपस में ऐड करूं, किस किस को मिला है, अपन ट्राइंगल लॉ लगाओ ए और माइनस बी में, A और E को, A to E, ए और ई को, ठीक है। तो ए से ई की तरफ कि ई से ए की तरफ, A से E की तरफ, A से E, A से E की तरफ। वेरी गुड। तो ए से ई की तरफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, क्या है सबको क्लियर है, ये ए है, ये माइनस बी है, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन ए से ई की तरफ आएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, बोलो क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब देखो ध्यान से, इसको अगर मैं पैरेलल डिस्प्लेस करूं इस पैरेललोग्राम के अंदर, तो ये पैरेलल आप डिस्प्लेस करोगे तो यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये जो दूसरा डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल मेरे को क्या डिनोट करेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्लियर है, yes sir, आगे समझ में। Yes, sir. आपको फाइनली इसका कंक्लूजन हम कर लेते हैं। फाइनली हमने क्या सीखा कि अगर ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा मान लो कोई ना कोई दूसरा बी वेक्टर है, तो इन दोनों की मदद से जो पैरेललोग्राम बनेगा, उस पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल है, ये वाला जो मेन लीडिंग लाइन जो इन दोनों के बीच में से निकलेगा, ये इन दोनों का ए प्लस बी वेक्टर होगा। ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, बोलो, ए वेक्टर A प्लस plus B। बी वेक्टर। और ध्यान रखना, दूसरा डायगोनल है, लेकिन दूसरा डायगोनल कहां से आना, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब बी से ए की तरफ, यहां से इसकी तरफ ये जो डायगोनल आएगा, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। minus, बोलो, याद रख लोगे ये चीज, Yes, sir. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रखना। ये आपका था एडिशन ऑफ द टू वेक्टर, कैसे दो वेक्टर को ऐड करना है। तो ज्योमेट्रिकली कैसे हमने सीखा कि पैरेललोग्राम बन रहा था, क्या बन रहा था, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये आपका था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसी से हमने डिराइव किया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और हमने ये भी देखा कि कैसे दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन उस डायग्राम में रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, Yes, sir. बहुत बढ़िया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। इसमें एक दो चीजें और सीख लेते हैं, ठीक है। ये अगर जैसे अपन ने यहाँ पे देखा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, अगर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो वो पोजीशन वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो अगर ये मेरा पॉइंट पी है, ए कोमा बी, ठीक है, इस ओ से इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और ओपी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ए आई के प्लस बी जे के, है ना। और मान लो इसमें एक और कोऑर्डिनेट सी भी अगर ऐड कर दोगे तो ए आई के प्लस बी जी के प्लस सी के। अगर दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो दो पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सीखते हैं। एक मिनट, यहीं पे मैं इसमें ब्लैंक स्लाइड एड करके समझा देता हूँ। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा उसको हम कैसे ब्रीफ करेंगे, ध्यान से समझना। अभी मैं 2 डायमेंशन समझा रहा हूँ, सेम केस होगा 3 डायमेंशन के लिए भी, तो हम 2 डायमेंशन में सीख के बाकी देख लेंगे। तो मान लो ये पॉइंट है मेरा ए पॉइंट, और कहीं पे मान लो पॉइंट है बी, तो इस ए बी वेक्टर को मुझे नोटिस करना है कि ए बी वेक्टर को हम किस तरह से लिखें, ठीक है। पॉइंट ए ये रहा और पॉइंट बी ये रहा, तो ए से बी को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे उसके बारे में हमको सीखना है। तो देखते हैं इसको। तो ए को ज्वाइन करने वाला इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ये है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर, इसको मैं डिनोट कर रहा मान लो ए वेक्टर से। बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो बी का पोजीशन वेक्टर है उसको अपन डिनोट कर लेते हैं मान लो बी वेक्टर से, तो ये मान लो मैं है मेरा बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर मुझे गिवन है और बी वेक्टर मुझे गिवन है, तो बेसिकली ओ ए जो है मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इट इज ए वेक्टर, एंड ओ बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, इट इज बी वेक्टर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए से बी को ज्वाइन करने वाला जो होगा, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ए बी वेक्टर, ये क्या होगा ये फाइंड करना है। तो कोई मुझे बता सकता है क्या आएगा, OB AB minus OA. हाँ ओ बी माइनस ओ ए, वेरी गुड। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दें, Yes. बोलो Yes, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर Yes, एडिशन। sir. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बताओ कौन रिजल्टेंट होगा, OB. sir. OB, हाँ रिजल्टेंट कौन होगा, बोलो बच्चों, ओबी होगा, OB. B vector। है ना। देखो ध्यान से, ओ से ए की तरफ गए, ए से बी की तरफ गए, तो ये मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो क्या वो होगा यहाँ A भी पे, होगा OA, रिजल्टेंट, A भी, ए बी नहीं होगा। देखो ध्यान से, ओ से ए की तरफ गए आप, फिर बी से ए की तरफ गए और ऐसा बनाते तो ओ भी रिजल्टेंट होगा ना। Yes, sir. Yes, कौन sir. होगा रिजल्टेंट, देखो ध्यान से, yes ऐसे sir, yes गए sir, ऐसे गए और तो ये रिजल्टेंट है मेरा, है ना, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, ओ ए वेक्टर का एडिशन ए बी वेक्टर के साथ करोगे तो क्या मिल रहा है आपको, OB, क्या बात समझ में आती है। Yes, Yes. sir. yes, Yes, sir. यहाँ से आप क्या बोल Yes, सकते हो कि ए बी वेक्टर मेरा क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर इज नथिंग बट ओ बी वेक्टर OB माइनस ओ ए minus वेक्टर, O।
है ना, ये फॉर्मूला आपने याद भी किया होगा। ए बी वेक्टर अगर आपको डिनोट करना है तो ओबी माइनस ओ, या फिर इसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका था। ए बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर, ओबी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओबी वेक्टर इज नथिंग बट बी वेक्टर, ए बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या फिर इसको हम और शॉर्ट में लिख देंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बात समझ में आ गई? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ध्यान से, इसको मैं रिलेट वर्क कर रहा हूँ वापस इससे लोकलाइज वेक्टर और फ्री वेक्टर से। अब ए और से बी, ए फिक्स पॉइंट है, बी फिक्स पॉइंट है, तो ये जो ए बी वेक्टर होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, लोकलाइज वेक्टर। क्या हो जाएगा बेटा, लोकलाइज वेक्टर के बाद समझ में आती है। अब जैसे मान लो ए बी वेक्टर का आपका आंसर आ रहा है, आपने ए बी वेक्टर निकाला, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस किया, मान लो इस तरह से कुछ आ रहा है 3ik प्लस 2jk प्लस kk, ठीक है। तो ए बी, तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरह का लोकलाइज वेक्टर। लेकिन यहाँ पे 3, 2 और 1 ये एक वेक्टर होगा कोई ना कोई, है ना। अब ये वेक्टर मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे भी बना सकता हूँ। दो वेक्टर का डिफरेंस लेना है मुझे, ये वेक्टर तो कहाँ पे भी आ सकता है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्री वेक्टर। इसको क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि ये तो मैं पैरेलल 3ik प्लस 2jk प्लस kk, इस तरह का वेक्टर तो कहाँ पे भी बन सकता है ना, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है। किसी भी 2 पॉइंट का डिफरेंस में 3 to 1 लेके आ जाओ, है ना। किसी भी 2 पॉइंट का डिफरेंस 3 to 1 हम लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको छोटा सा एग्जांपल और समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे मैंने कोई ले लिया 5,4,8, और इधर मैं मान लो कोई पॉइंट ले लेता हूँ 2,2,7। देखो इन दोनों ये पॉइंट हो सी, ये डी, तो बताओ सी डी वेक्टर क्या होगा, सॉरी डीसी वेक्टर क्या होगा, ऐसे बताओ डीसी वेक्टर क्या होगा, बताओ। -3 -3 i cap -2 एक्चुअली एग्जांपल ही गलत हो गया, रैंडम वाला। कहने का मतलब समझ में आ गया कि आपको, कि आप किसी भी 2 पॉइंट का डिफरेंस 3 to 1 तो आ सकता है ना, Yes, sir. है ना। तो मतलब बेसिकली वो प्लेन में कहाँ पे भी हो सकता है। तो ये 3 to 1 जो होगा पॉइंट, ये मेरा क्या होगा, फ्री वेक्टर। और जो ए बी है, जो एक पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, लोकलाइज वेक्टर। क्लियर है? जी सर। Yes. Yes, sir. अब एग्जांपल इसे बहुत सारे ले सकते हो, ठीक है। कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा ध्यान रखने के लिए। बाकी मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ए बी वेक्टर मुझे लिखना है, तो ए बी वेक्टर लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर का लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर है ना? Yes. आप 2 पॉइंट का डिफरेंस लेना है तो आप वो सब निकल। जैसे यहाँ पे एक देखो एग्जांपल लिया है, यहाँ पे, यहाँ से बताओ ए बी वेक्टर क्या आएगा इसका, फर्स्ट का I cap. I cap plus 2j cap plus 3k cap. वेरी गुड। और यहाँ पे एक दो डिफरेंट पॉइंट एक और ले लेते हैं। यहाँ पे बता सी डी वेक्टर क्या आएगा, I cap. I cap plus 2j cap plus 3k cap. ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, Yes, sir. हाँ। Yes, ये sir. मेरे क्या हो गया, फ्री वेक्टर। ये तो कहीं पे भी आ सकता है ना, Yes, sir. बोलो। लेकिन ए बी और ये तो स्पेसिफिक है, ए से स्टार्ट होगा बी की तरफ जाएगा, ये कैसे हो जाएंगे, Localized vector. लोकलाइज वेक्टर। ठीक है, बस ये हल्का सा डिफरेंस था बस बताने के लिए। एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स ऑलरेडी हमने सीख लिया, कैसे दो वेक्टर को ऐड करना है ना। क्लियर है सबको वो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपको ना फिजिक्स में एक फॉर्मूला और सिखाया गया होता है कि अगर जो एडिशन वेक्टर है, मान लो 2 वेक्टर को मैंने ऐड कर दिया, उसका मैग्नीट्यूड मुझे पता करना है। तो मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला आता था अंडर रूट के टर्म्स में, याद है किसी को? Yes, sir. Under root of I cap plus अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर Plus B square. magnitude of b cap. प्लस 2ab cos theta. 2ab cos theta. Cos ab. वेरी गुड, cos थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा हम यूज करें, थीटा क्या है? 0. Angle between a vector and b vector. वेरी गुड। यहाँ पे थीटा जो हम यूज कर रहे हैं, ये क्या होता है, एंगल बिटवीन, ध्यान से समझना। अब इसका मैं डेरिवेशन भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. अच्छा, मुझे अब ये बताओ Yes. कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ए वेक्टर बना दे, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी भी बना देते हैं। यहाँ पे मान लो ये बी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे मान लो इसका ये जो एंगल है ये कुछ होगा फॉर एग्जांपल 50 डिग्री, ठीक है। ये एक डायग्राम है आपके सामने, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप बता सकते हो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर Sir, and B 130 vector? degree. बताओ कितना आएगा, Sir, 130. कितना आएगा, 130 डिग्री के 50 डिग्री? 130 आएगा. हाँ बताओ बच्चों सब लोग,
तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालें? बोलो। सर जब टेल से टेल जुड़ी होती है तब वेरी गुड, ये global सबको angle- पता है ना कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं हम? टेल से टेल को मैच करते हैं, है ना? Yes, sir. देखो Yes, ये बी sir. को मैंने ऐसे करके इस ए को आगे शिफ्ट कर दिया, इस ए को क्या कर दिया मैंने? आगे शिफ्ट कर दिया, है ना? अब ये एंगल मेरे को क्वेश्चन नहीं दिया था 50 डिग्री, तो क्या ये वाला एंगल मैं पता कर सकता हूँ? 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 130, है ना? तो अगर मुझे पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ये थीटा कितना आएगा यहाँ पे? 130 के 150 डिग्री, 130। 130 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है? इज द एंगल बिटवीन देयर टेल, है ना? एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द एंगल बिटवीन देयर टेल्स। क्या बात समझ में आती है? यस याद रखना इस चीज को। पहली चीज तो ये, ठीक है, कि अगर दो वेक्टर के बीच में मुझे एंगल पूछा है तो उन दोनों की टेल को मैच कर दो, उन दोनों की टेल के बीच में जो एंगल होगा वो मेरा क्या होगा? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बोलो, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस Yes. अच्छा, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? आ रहा है सर। यस सर आ रहा है सब समझ में। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये जो फॉर्मूला है आपका रिजल्टेंट वाला, ये देख लेने एक बार ये कैसे आया। ठीक है, जल्दी से इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस अपन फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बस एक बार ये थोड़ी हल्की सी थ्योरी कवर हो जाए, इसके बाद आपको मैं अच्छी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन करूँ। बस बने रहना आखिरी तक। अब देखो ध्यान से, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लो ये वेक्टर ए है मेरा, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी बना देता हूं मैं। और इनका जो रिजल्टेंट अभी अपन ने सीखा, इनका रिजल्टेंट ऐसा कुछ आता है। एक मिनट, ये हमने अभी देखा था, ये मेरा रिजल्टेंट है। इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब इसकी लेंथ पता करनी है। यहाँ पे मैं टारगेट देता हूँ टू फाइंड, क्या निकालना है मुझे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालेंगे? ये लेंथ ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो इस लेंथ को निकालने के लिए तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले तो दोनों के बीच में एंगल, इस ए वेक्टर को मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। ये जो ए वेक्टर है इसको मैं अगर आगे शिफ्ट कर दूं, इस वेक्टर को अगर मैं आगे शिफ्ट कर दूं इसी डायरेक्शन में, तो ये मेरा ए वेक्टर होगा, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक मिनट है। थोड़ा सा डायग्राम वो चेंज करना पड़ेगा। और ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? एंगल थीटा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अब मुझे ये निकालना, तो कैसे अपन दिमाग लगा, कैसे निकाले इसको बताओ? परपेंडिकुलर बना दो। वेरी गुड। क्या बनाओगे? Perpendicular 20, होगा। हाँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। क्या सर ड्रॉप आप कर दो? प्रूफ करवा रहे हो? हाँ, प्रूफ करवा रहा हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, हाँ है ना? आपसे Yes, प्रूफ sir. करवाना Yes, है, sir. ठीक है। ये मान लो ए है पॉइंट, ये मान लो पॉइंट बी है, ये मान लो सी है, यहाँ पे अपन इसको नाम देते हैं डी। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो ट्राइंगल है एसीडी, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है? Yes, sir. Yes, sir. ये जो ट्राइंगल है बिल्कुल, ए Pythagoras. सी डी राइट एंगल ट्राइंगल। अब मुझे एसी की अगर लेंथ पता करनी है तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते। AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, है ना? Yes, sir. यस सर। मुझे बताओ CD की लेंथ क्या होगी? ए प्लस बी, नहीं, CD की लेंथ ए वेक्टर प्लस B vector. देखो, इसको वापस बना दो। मान लो ये B है, इसकी लेंथ है B, इसके बीच में एंगल है थीटा, और ये ऐसा कुछ है। तो ये लेंथ क्या होगा? B का इस साइड कंपोनेंट होता है कुछ B cos थीटा, Yes, sir. और B का इधर कंपोनेंट होता है B sin थीटा। ये पढ़ा है तुमने? यस Yes, है ना? तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? B sin थीटा, यहाँ से यहाँ तक यस सर। B sin थीटा। उल्टा तो नहीं लिख दिया? Yes. नहीं, सही लिखा है। थीटा के अलोंग कंपोनेंट इसका आपको ये याद नहीं है क्या? जहाँ थीटा वापस होता बताओ। था वहाँ कोस होता था। हाँ, तो cos ही तो लिखा। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम में उल्टा लिख दिया, यहाँ पे सही। हाँ, डायग्राम में उल्टा लिख दिया था मैंने, सॉरी। तो मान लो हाँ आपको जी। ए वेक्टर मैंने आगे खिसका दिया था, इसको मान लो अपन आगे खिसका देते हैं कुछ, या फिर इसको नहीं भी खिसकाओगे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि बी का इधर कंपोनेंट जो होगा, ये जो BD लेंथ है, ये कितनी होगी आपकी? B cos थीटा, हाँ है ना? Yes. कोस थीटा होगा। और ये जो होगा, ये हो जाएगा आपका B sin थीटा। ये सबको क्लियर है? Sin. यस सर। Yes, sir. अब CD होगा आपका B sin थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया B sin थीटा। AD कितना हो जाएगा? A से D, ये लेंथ A है,
B है ना? plus A वेक्टर A प्लस प्लस B को A वेक्टर प्लस B थीटा। cos ये मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड में A मान रहा हूँ और A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A मान लिया, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड B मान लिया। तो यहाँ से इसको जब ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में यहाँ से आएगा cos स्क्वायर, यहाँ से आपका आएगा sin स्क्वायर, है ना? साइन स्क्वायर। yes ब्रेक आएगा टर्म 2AB cos थीटा, है ना? yes sir Yes, देखो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास वही आ जाएगा मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा बेसिकली इसका स्क्वायर, क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर plus प्लस 2 2AB cos थीटा। प्लस 2AB cos थीटा। under root वेरी गुड, अंडर रूट के अंदर, और इसका स्क्वायर उधर जाके रूट में चला जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया, आया ना? yes sir यस सर। यहाँ पे थीटा के बारे में ध्यान रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। और दो वेक्टर के बीच में एंगल अपन कैसे निकालते हैं, दोनों के टेल के बीच में एंगल जो होता है, दोनों की टेल के बीच में जो एंगल होता है। क्लियर है? इसलिए अपन ने इसको Yes, ए को sir. आगे एक्सटेंड किया है। तो ये ए वेक्टर है मेरा, ये मेरा बी वेक्टर है, दोनों की टेल के बीच में एंगल अगर थीटा माना है मैंने, क्या माना है अपना, थीटा। क्लियर है? yes यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो एक दो क्वेश्चन अपन ट्राई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो रहा, इसका आंसर बता दो जल्दी से क्या है। अंडर रूट 21 अंडर रूट 29 21 ये आ रहा है, root 9 अंडर रूट 19। मेरा अंडर रूट 19 आ रहा है। हाँ 19 आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करो सब लोग, 19 आ रहा है root 19 19 आएगा ना। ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना? बोलो। Yes, यस sir. सर। इस जगह 9 प्लस 4 और cos 60 कितना होता है? half हाफ। हाफ 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? सर गलती कर दी आपने। मैंने कुछ गलती कर दी? ये सब 2 से टू मल्टीप्लाई इंटू कर टू इंटू अच्छा, 3 आएगा। हाँ तो एक और 2 छोड़ दिया मैंने, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6। तो 9 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 19। क्लियर है? yes yes sir yes sir हाँ जी सर। अच्छा ये एक फॉर्मूला, अगर मान लो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इस तरह से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आता था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus प्लस b plus c अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। इसका भी डेरिवेशन बहुत आसान है, ज्योमेट्रिकली आप प्रूव कर सकते हो। क्लियर है? yes sir ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके इनका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे? yes sir कर लेना घर पे ट्राई, ये वाला करो। ये अच्छा, इसका आंसर बताओ क्या है। बताओ क्या आंसर आया, अब तक तो आ जाना चाहिए था। देखो किसी भी 15 अपॉन अंडर रूट 10 आई कैप प्लस 15 अपॉन रूट प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 10 जे कैप। हाँ वेरी गुड, ये आ रहा है क्या? ठीक है, अब देखो एक वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 5 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड देखो, वेक्टर कैसे मिलता है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्रोडक्ट करना पड़ेगा, है ना? yes sir बोलो। तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता है 5 है, मान लो इस जो वेक्टर निकालना सी है, और डायरेक्शन मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। yes sir बोलो। ठीक है, Yes, sir. डायरेक्शन क्या बोला, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो जो वेक्टर मेरा जो है वो ए और बी के रिजल्टेंट के पैरेलल, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, उसके क्या है, पैरेलल है। उसके क्या है, पैरेलल, है ना? yes बोलो। sir तो मुझे बेसिकली मान लो इसको मैं कुछ ए और बी का बेसिकली इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए। बोलो। yes ठीक sir है,
तो मान लो इसको अपन ने Yes, नाम दिया sir. डी वेक्टर, तो ए प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3i कैप 3i प्लस cap, जे कैप yes. प्लस 0k कैप। क्लियर है? Yes, sir. अतः Yes, sir. इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? यूनिट वेक्टर इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर वेक्टर देंगे। अपॉन मैग्नीट्यूड। फोर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे डिवाइड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 10. 10। वेरी गुड। तो ये यूनिट वेक्टर जो आपका आ जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 10। हाँ है ना? ये Yes, आपका yes. Yes, sir. यूनिट वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन आ गई और मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पता, जो Yes. वेक्टर मुझे निकालना है उसकी मैग्नीट्यूड तो कितना रखना है 5, और डायरेक्शन क्या रखनी थी इसके पैरेलल, मतलब इसका पैरेलल मतलब इसका यूनिट वेक्टर। अब इनकी Yes, वैल्यू sir. पुट अप करते हैं यहाँ पे, तो आपका जो सी वेक्टर Yes, आ sir. जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन इज नथिंग बट 3i कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 10। क्लियर है? Yes, sir. बहुत अच्छा था क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगेन एक सर लेकिन ये जरूरी थोड़ी है तो जो पैरेलल हो उसकी डायरेक्शन भी सेम हो। पैरेलल का मतलब भी तो यही होता है। अच्छा, आप कह रहे हो अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है ऐसा, या फिर Yes, कुछ और sir. कह रहे हो? पैरेलल देखो, पैरेलल मतलब ये होता है कि हाँ डायरेक्शन या तो सेम हो या फिर अपोजिट हो। तो हाँ, आप ये बोल सकते हो कि अपोजिट भी हो सकती है, तो आप इसके केस में ये कर लो, इसको प्लस माइनस लिख दो। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. ओके। मतलब बेसिकली प्लस की डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल के केस में दो ही केस बनेंगे, या तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? ओके, Yes, sir. ठीक है। एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहे हैं। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में ध्यान समझना है। देखो क्या मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। बोला इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान समझना। इसमें एक दो तीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। इसका मतलब कि मान लो कोई दो यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है ए कैप, दूसरा यूनिट वेक्टर है बी कैप, इनका जो सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर आ रहा है, C. उसका नाम दीजिए मैंने सी कैप। मतलब बेसिकली दो यूनिट वेक्टर को ऐड करने पे आंसर भी क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? हो सकता है ऐसा कुछ Yes, होगा sir. आई कैप जे कैप के टर्म्स में। तो उसमें पूछा Yes, है sir. कि टू फाइंड, हमको क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। मतलब वो जो दोनों यूनिट वेक्टर है उनका अगर मैं डिफरेंस ले लूं, उस डिफरेंस के का मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी, ये पूछा गया। दोनों यूनिट वेक्टर का डिफरेंस जो होगा, कोई ना कोई एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको निकालना है, वो कितना होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सब लोग ध्यान से देखो। द सम ऑफ द Yes, टू sir. यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि दो यूनिट वेक्टर का सम भी एक यूनिट वेक्टर है। पूछा गया है कि उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कितना होगा, मतलब उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें पूछा गया। तो इसको समझने के लिए ध्यान से एक कॉन्सेप्ट अपना एक बार देखना। देखो, इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं कि मान लो अगर मैं आपको ये पूछूं कि दो वेक्टर को अगर हम प्रोडक्ट करें। अच्छा, उसके लिए एक तरीका, अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा आपको टू वेक्टर का प्रोडक्ट में आपको थोड़ा बहुत ध्यान है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या आता था? अगर मैं बोलूं a डॉट b, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A cos क्या आता है theta. इसका फॉर्मूला? AB cos theta. A B cos theta. a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। वेरी गुड। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। है ना? इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं Yes, इसको sir. एक्सप्लेन कर रहा हूं। Yes, sir. ये ज्यादा आसान होगा। इसको एक्सप्लेन करने का दूसरा भी एक तरीका, लेकिन मेरे को ये वाला ज्यादा आसान लगेगा, इसमें बस इसका यूज होगा। फिर मैं इसको अगली क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये पता होगा। है ना? पता है? Yes, sir. बिल्कुल ठीक सर। है, पता है। वेरी गुड। बिल्कुल। अगर मान लो इसमें दोनों वेक्टर सेम हो जाए तो क्या होगा? अगर a वेक्टर डॉट a वेक्टर करूं तो क्या आंसर आएगा? A vector का स्केल cos theta. हाँ, अब बताओ क्या आएगा आंसर? सब मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्केयर आएगा ओनली। हाँ, अब देखो दोनों का हाँ। मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, cos ऑफ थीटा। आप दोनों अगर वेक्टर सेम है तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0 0 degree. और cos 0 कितना होता है? 1 होता है, 1. 1. है ना? तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आया? a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या आया मेरा? मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। और ये इसी रिजल्ट को मैं बहुत एक्सटेंसिव, मतलब बहुत अच्छे से यूज करूंगा इस क्वेश्चन में और आगे आने वाले और क्वेश्चन में। क्या रिजल्ट है मेरा? उस रिजल्ट को ध्यान से समझो। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर के, बार बार बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर इसको स्क्वायर निकालना, तो उसको निकालने का एक तरीका क्या है? उसी वेक्टर का उसी का खुद के साथ क्या ले लो? डॉट प्रोडक्ट। उसका खुद के साथ क्या ले लो? डॉट प्रोडक्ट। है ना? जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं ये बोलता, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा वेक्टर ले लेता, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करते? 2a प्लस b वेक्टर का खुद के साथ ही क्या ले लेते?
डॉट वेक्टर, क्या ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में? तो वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्या आएगा? उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। No, sir. ठीक है, तो इस रिजल्ट को ध्यान रखना, इसका यूज आपको दिमाग में रखना, इसका हम यूज करेंगे आगे जाके। अगर क्वेश्चन आते तो कहीं ना कहीं इस रिजल्ट का याद रखें, क्या कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर निकालना है, उसी वेक्टर का उसके साथ क्या ले लो? डॉट प्रोडक्ट ले लो। क्या ले लो? डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में मुझे बोला गया था कि सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब मेरे पास क्या रिजल्ट था कि ए बेसिकली मुझे क्या है, बेसिकली ये निकालना है। तो मैं क्या यूज करूंगा, ध्यान से देखो, मैं इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना मुझे, है ना? बोलो बच्चों, Yes, sir. इसका मुझे क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर जो भी आंसर आएगा उसका रूट ले लेंगे। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा इस रिजल्ट के हिसाब से? A vector minus B vector into A vector minus B. वेरी गुड। ए कैप माइनस बी कैप का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। क्या ये बात सबको आती है समझ में? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसका जब अपन इसको ओपन करेंगे, इसमें क्या क्या आएगा? अब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए का ए के साथ डॉट होगा, ए कैप डॉट ए कैप, है ना? Yes, फिर ए का sir. किसके साथ डॉट होगा? बी के साथ, ए कैप डॉट बी कैप। फिर बी का ए के साथ बी कैप डॉट ए कैप, और लास्ट में क्या आएगा? प्लस, बोलो, B का. P cap into B डॉट cap. बी कैप। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ, अब अभी अपन ने देखा था ए का ए के साथ डॉट लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना? तो ए कैप डॉट ए कैप, अब ए कैप मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ए कैप का, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना? Yes, sir. यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। तो ए कैप डॉट बी कैप में फॉर्मूला क्या लगेगा? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, Yes, है ना? sir. अब ए Yes, sir. नहीं नहीं Zero रुको, आएगा। ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है? तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1, और क्या बचेगा? कॉस थीटा बचेगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, है ना? यहाँ पे बी कैप डॉट ए कैप भी क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, Cos theta. है ना? और Yes, बी कैप डॉट बी कैप वापस कितना आएगा? 1। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 माइनस 2 कॉस थीटा। क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. देखो ध्यान से, इसमें कहां तक किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो अभी पूछ लो। बेसिकली No, जो sir. मुझे चीज निकालनी थी उसका मैंने स्क्वायर निकाला। स्क्वायर निकालना मतलब उन दोनों के सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले ले। क्या ले ले? डॉट। अब ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ए डॉट ए 1 आएगा, ए डॉट बी क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब दोनों यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। सिर्फ क्या बचेगा? कॉस थीटा बचेगा। यहाँ पे भी कॉस थीटा बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई? बोलो, क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी। अब देखो, Yes, अब sir. प्रॉब्लम क्या है? इस आंसर को निकालने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, है ना? ये वैल्यू Yes, sir. निकालने के लिए मुझे cos थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो cos थीटा फाइंड आउट करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिजल्ट का यूज करूंगा। यहाँ पे मुझे क्या दिया कहता है? दोनों वेक्टर का एडिशन एक यूनिट वेक्टर आ रहा है। मतलब क्या मैं बोल दूं, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? A cap plus B into A cap plus B. वैसे मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि आंसर दो वेक्टर का एडिशन अगर Yes, यूनिट sir. वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। क्या ये बात सही है? Yes, sir. है ना? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। अब क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब अगेन इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप, Yes, sir. है ना? Yes. इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्या बात समझ में आती है? Yes, इसको भी sir. ओपन करोगे तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, है ना? इक्वल Yes, sir. टू 1। ए डॉट ए बताओ कितना आएगा? 1 1। ए डॉट बी कितना आ जाएगा? cos theta. कॉस A भी थीटा। cos theta. मतलब ए भी कॉस थीटा करोगे तो, और ए और बी का ए कैप और बी कैप का देखो, ए कैप डॉट बी कैप कर रहा हूं तो ए कैप डॉट बी कैप में क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इनटू कॉस थीटा, है ना? और ए Yes, कैप का sir. मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 ही तो होगा, और बी कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो ए कैप डॉट बी कैप कॉस थीटा ही आएगा, Yes, sir. Yes, और Yes, बी sir. कैप डॉट ए कैप क्या आएगा? Cos theta. कॉस थीटा। और बी कैप डॉट बी कैप 1 1 इक्वल टू, हमको क्या दिया था? 1 दिया था। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. कितनी आएगी? 1/2. 1/2. Minus 1 आएगी मैम. माइनस 1/2, है ना? क्लियर है? ये 1 से 1 Yes. कैंसिल हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, Yes. माइनस होगा, 2 cos थीटा 2 डिवाइड हो जाएगा तो -1/2 आएगा। क्या समझ में आ रहा है? Yes, अब ये sir. वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लें तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 2 - 2 इंटू -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली मेरा ए कैप डॉट बी कैप का स्क्वायर 3 आया, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा? 2 3. √3। कितना आएगा? √3। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट देखे।
पहली चीज तो ए डॉट ए, ये मैं अगली क्लास में सीखूंगा, दो प्रोडक्ट वेक्टर ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है तो कैसे लिखोगे, ए डॉट ए कैप, है ना? Yes, sir. आया Yes, थोड़ा sir. बहुत समझ में? ठीक है, तो ये देखो डेरिवेशन Yes, sir. करा रखा, पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, एक पॉलीगॉन लॉ भी होता है कि अगर सारे वेक्टर को ऐड करो, स्टार्टिंग पॉइंट और सेम पॉइंट अगर सेम आ जाए तो उन सबका वेक्टर एडिशन कितना होगा, 0, आया ना? ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर हो गया। मान लो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर पूरा लूप बना रहे हैं, पूरा की पूरा क्या बना रहे, लूप बना रहे हैं, तो उन सबका अगर मैं वेक्टर एडिशन करूंगा तो कितना आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा, हाँ है ना? Yes, आपको sir. याद है पॉलीगॉन लॉ, ये पढ़ाया होगा आप फिजिक्स में। Yes, sir. Yes, sir. अगर स्टार्टिंग Yes, पॉइंट और sir. एंड पॉइंट सेम है तो उन सबका अगर आप वेक्टर एडिशन करोगे, उन सबका वेक्टर एडिशन कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये इतना ही था आज की क्लास में, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका अगला कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला और कोलिनियरिटी कोप्लेनरिटी और कुछ इस पे प्रॉब्लम्स ट्राई करें। आज एक्चुअली लेक्चर में थ्योरी ज्यादा थी क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाना था। ठीक है, ये थ्योरी अभी मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, इस थ्योरी को एक बार आप प्रॉपर्ली अपने नोट्स बना लेना या फिर रिकैप कर लेना, जो भी करना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और अगला कॉन्सेप्ट पढ़ें। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो बच्चे एक चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में और इसमें डिटेल समझेंगे और अच्छी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को लेके आएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir.